हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिम मैनेजमेंट सीआरएम का वीडियो सीरीज़। ये किस तरह से हम इसे डेवलप करेंगे। तो प्री रिक्विजिट साइट्स पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पहले चाहिए होगा या फिर क्या क्या हमें पहले आना चाहिए। तो स्प्रेडशीट फंडामेंटल्स पहले आना चाहिए अपने को। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये आना ही चाहिए, उसके बाद ही हम ये सॉफ्ट सीआरएम बना पाएंगे। ज़रूरी नहीं है इसका डीप नॉलेज हो, बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो वर्क बुक्स बनाना आना चाहिए, ऑर्गेनाइज़ करना आना चाहिए, फॉर्मेट करना आना चाहिए, सेल्स को और मल्टीपल शीट्स को किस तरह से मैनेज करते हैं वो आना चाहिए। ठीक है, बेसिक फार्मूलाज आना चाहिए सेम शीट्स का। वी लुकअप है, सम इफ है, फ़िल्टर है, ऐसे बेसिक फार्मूलाज अपने को आने चाहिए या किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करते हैं एक शीट में, वो सब अपने को आना चाहिए। उसके बाद में डेटा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मेंबर का इन्फॉर्मेशन किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना होता है, पेमेंट के रिकॉर्ड्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना होता है, शेड्यूल्स किस तरह से मैनेज करते हैं, वो सब हमें आना चाहिए। एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि बेसिक कंडीशंस, मतलब जैसे कोई कंडीशन है आपके पास कि अगर पेमेंट आ गया है पूरा तो किस तरह से दिखना चाहिए, स्टेटस किस कलर का होना चाहिए, आधा है तो किस कलर का होना चाहिए, या फिर पेमेंट आया ही नहीं है तो किस कलर का होना चाहिए। तो ये बेसिक फॉर्मेटिंग नॉलेज अपने पास होनी है। कलर के थ्रू इंडिकेट कर सकते हैं, कई तरह के टूल्स होते हैं, तो वो चीज़ें बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए। उसके बाद में आती है कोर कंसेप्ट्स। जावा के कोर कंसेप्ट में ये सब चीज़ें हैं, वेरिएबल, डेटा टाइप, फंक्शन, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, लूप और जो भी हैं, इफ़ एल्स कंडीशंस जो भी हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि इस तरह से यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें टाइप कर एक एक चीज़ कोडिंग आए, बस हमें पता होना चाहिए कि इसका यूज़ ये है। ये नहीं है कि हमें सब कुछ लिखना आना चाहिए, वो कंपलसरी नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, बस हल्का सा आइडिया। डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फंक्शंस क्या होता है, मतलब एक जो रीयूजेबल कोड होता है तो उसे बार बार में हम जिसे यूज़ कर पाएँ। और लूप्स होते हैं कि लूप्स कहाँ कहाँ पे काम आती है, वो सब चीज़ें कि जहाँ पे रिपीटिशन काम करना होता है एक ही जगह पे। फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एरेज आते हैं, एरेज लिस्ट होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें की और फिर आइटम होता है। मतलब जैसे मान लो अपने पास अगर एक इन्फॉर्मेशन है यूज़र की, तो उसमें आएगा नेम, पहले नेम आएगा की में, फिर उसके बाद में उसका नाम आएगा। जैसे मैंने मनोज नाम है तो पहले नेम, फिर उसके बाद ये की आ गई, फिर कॉलम, फिर उसका मनोज, ऐसे इस तरह से, फिर कॉमा, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट डेट ऑफ बर्थ, फिर उसका कॉलन, फिर डेट ऑफ बर्थ। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना पता होना चाहिए। फिर चेनिंग मतलब एक के बाद एक अपन लिखते जाते हैं प्रोग्राम कोड, और उसका जो मतलब एक के बाद एक एग्जीक्यूट होता रहता है डॉट के बाद, वो चीज़ हमें पता होना चाहिए। फिर ट्राई कैच हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ट्राई कैच ये है कि अगर कोई टास्क अपने को दिया हुआ है तो वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, अगर कंप्लीट हो गया है तो वेल एंड गुड, अगर कंप्लीट नहीं हुआ है उस केस में सर्वर से एरर आता है। फिर जो भी एरर अपने पास आएगा वो चीज़ हम ट्राई एंड केस से पकड़ते हैं। डेट टाइम ऑपरेशंस हमें पता होना चाहिए कि बेसिक डेट को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। फिर आता है एप्स स्क्रिप्ट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वो वैसे मेरे पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें इनमें से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। प्रोजेक्ट फाइल्स क्या होती है, फंक्शंस, एग्जीक्यूशन फ्लो, फिर लॉगर डॉट लॉग का यूज़ क्या है। सर्वर साइड में अपन लॉगर डॉट लॉग यूज़ करते हैं,
एग्जीक्यूशन लॉग्स, कंसोल लॉग क्या होता है, ठीक है, ये साथ साथ ही है। ब्रेक पॉइंट्स ट्रबल शूट करने के लिए, कोई भी बग इशू अगर होता है तो वो सब चीज़ें हम या इसमें देखते हैं। ये डीबगिंग टूल्स है एक तरह से, तो हल्का फुल्का आइडिया इनका होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है आए। ट्रिगर्स हैं, ओके, बेसिक ये गूगल शीट के चीज़ें हैं जो ट्रिगर एंड ऑटोमेशन के काम आती हैं। मतलब ट्रिगर्स आते हैं मतलब टाइम बेस्ड ट्रिगर्स होते हैं, इवेंट बेस्ड ट्रिगर्स होते हैं। तो ये बेसिक हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ज़रूरी नहीं है पूरा है। ओके, सीआरएम क्या होता है, वो हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ उसमें करते हैं। मेंबर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, तो इसमें आ गया कि कोई भी अगर जैसे जिम की बात करें तो कोई भी जो बंदा अपने पास जिम में एंट्री लेने आया है, रजिस्ट्री जो भी एक्सरसाइज करने आया है, तो उसका स्टार्टिंग से लेकर जब से वो एंट्री किया है जिम में तब से लेकर जब तक उसका पूरा पीरियड कैंसिल नहीं हो जाता, अब कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब वो पूरा एक्सरसाइज करके सब कुछ सीख के कंप्लीट करके फिर वापस से अपना जिम छोड़ रहा हो, तब तक का पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है उसका। तो वो मैनेज करना आना चाहिए अपने को, या उसमें होता क्या है बस वो पता होना चाहिए एक तरह से। जैसे जिम का है तो जिम में एंट्री मतलब रजिस्ट्रेशन पहले विजिटर्स का हो जाता है कि वो पहले विज़िट करने अपने पास आया, उसके बाद में फिर वो चाहता है कि हम उसका रजिस्टर एंट्री करें, उसके बाद में फिर पेमेंट्स देता रहेगा वो अपने को रेगुलरली। उसके बाद में जैसे ही उनका टाइम पीरियड ख़त्म होगा वो रिन्यू करवाएंगे या फिर कंप्लीट कैंसिल करके अपना साइकिल कंप्लीट करके निकल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, और भी हैं लेकिन ये ओवरव्यू है एक तरह से। फिर डेटा ट्रैकिंग एसेंशियल्स, ओके, तो क्या क्या चीज़ें हमें ट्रैक करना होता है, उनका कॉन्टैक्ट चाहिए होता है, मेंबरशिप प्लान्स चाहिए होते हैं, पेमेंट हिस्ट्री चाहिए होता है, अटेंडेंस लॉग्स चाहिए होते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, मतलब क्या क्या कम्युनिकेशन उन्होंने किया है अपने से आज तक का, तो वो चीज़ें किस तरह से हम मैनेज करते हैं, उनको रिमाइंडर्स किस तरह से भेजते हैं, टू एंड फ्रो फॉलोअप कैसे मैनेज करते हैं। फिर रिपोर्टिंग्स में कि एक जिम का जो ऑनर है उसके लिए क्या रहेगा कि कितना पैसा आया, कितना गया, रिटेंशन मैट्रिक्स की कितने लोग आए और वो वापस से रिन्यू करवाते जा रहे हैं, रुक ही रहे हैं, मतलब अपने जिम पे छोड़ के नहीं जा रहे हैं। क्लास पॉपुलैरिटी, मतलब कोई एक अगर ट्रेनर है तो उसका जो क्लास चल रहा है तो उसका कितना लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है मेंबर एंगेजमेंट, मतलब कि जितने मेंबर हैं वो उनमें से कितने लोग रेगुलरली जिम आ रहे हैं। ओके, इंटीग्रेशंस है गूगल सर्विसेज का कि वो जैसे ईमेल को इंटीग्रेट किस तरह से करते हैं, पेमेंट रिमाइंडर्स किस तरह से भेज सकते हैं ईमेल इंटीग्रेट करके बेसिकली, और रिन्यूअल के नोटिस, ठीक है, ये जीमेल इंटीग्रेशन का हो गया। गूगल कैलेंडर इंटीग्रेशन के किस तरह से कर सकते हैं, क्लास शेड्यूल कर सकते हैं, ट्रेनर का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जिम गूगल के फॉर्म किस तरह से यूज़ करते हैं, मेंबर का रजिस्ट्रेशन, मतलब अलग अलग टाइप के फॉर्म हम बना कैसे सकते हैं, या क्या क्या फॉर्म हम बना सकते हैं। जिम के सेंस में देखेंगे तो न्यू मेंबर का रजिस्ट्रेशन हम करवा सकते हैं फॉर्म का यूज़ करके। क्लास के लिए साइन अप करें, मतलब एक ट्रेनर की क्लास के लिए साइन अप करवा सकते हैं पूरे जिम के जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनसे, और जो यूज़ करके जा रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं उनसे फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म्स का यूज़ करके। ऐसे ही अलग अलग शीट्स को, मतलब शीट्स और फॉर्म और ईमेल को, जिम शीट्स और ईमेल को किस तरह से हम मर्ज कर सकते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो अगर ये चीज़ें आपको पता है तो अब हम आगे CRM पे चलते हैं। तो पहले मैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अपने जिम के मैनेजमेंट CRM के लिए वो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ
कि सबसे पहले जिम की डिटेल्स हमें क्या क्या चाहिए होंगी। जिम की डिटेल्स जो इस पूरे जिम को रन करने के लिए हमें चाहिए, वो डिटेल्स हमें लेनी होगी। तो इसमें आ गया अपने जिम का नाम अपने को पता होना चाहिए, ताकि अगर जब क्लाइंट से हम इंटरेक्ट कर रहे होंगे या जो जिम में एक्सरसाइज करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जब इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो एक जो जिम का नाम है उसी से हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो जिम का नाम हमें पता होना चाहिए, जिम का कॉन्टैक्ट हमें पता होना चाहिए, तो क्योंकि हमें उन्हें शेयर करना होगा बार बार में। और जिम का अकाउंट नंबर जो डिटेल्स है वो हमें पता होना चाहिए ताकि यूज़र पेमेंट कर सके। और एक जिम की फ़ीस, वेरियस टाइम बाउंडेड फ़ीस की, हाँ 1 मंथ की कितनी है, 3 महीने कितनी है, 6 महीने कितनी है, 12 महीने कितनी है। तो ये फ़ीस हमें स्ट्रक्चर में हमारे पास होना चाहिए। उसके अलावा ट्रेनिंग का चार्जेस कितना है वो हमारे पास होना चाहिए। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम ये CRM बना पाएंगे एटलीस्ट। हाँ, तो अब मैं आपको एक प्रोफाइल अपनी दिखा देता हूँ कि जिम की प्रोफाइल हम किस तरह से मैनेज करते हैं। तो इसमें मैंने बेसिक कलेक्शन जो किया है वो किया है, जो ओनर हैं उनका कॉन्टैक्ट, ईमेल और नंबर, नाम जो भी चाहिए हमने वो, ये 3 चीज़ें चाहिए थी वो हमने रखी हैं। फिर उसके बाद में बिज़नेस का नाम, मतलब जिम का नाम रखा है। लोगो चाहिए होगा ताकि हम डिस्प्ले कर सकते हैं किसी भी रिसीप्ट पे, किसी भी जो भी हम ईमेल से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उस पर। और बिज़नेस का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, लोकेशन तो चाहिए होगी। और ये आ गई फ़ीस। तो ये आ गई अपने जिम की फ़ीस कि मंथली पर्सनल ट्रेनिंग का कितना चार्ज है, बाकी रेगुलर जिम चार्जेस क्या क्या है। तो ये हम पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, और आपने अभी फॉर्मेटिंग का यूज़ यहाँ पे देख लिया होगा। ये फॉर्मेटिंग बेसिक फॉर्मेटिंग है, तो आप इस तरह से फॉर्मेट करते हैं। अब आता है मेंबर। तो मेंबर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होगी जिससे हम उनसे रेगुलर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आएंगी ही, नाम नंबर वो सारी डिटेल्स आएंगी। उसके अलावा कब से वो स्टार्ट कर रहे हैं जिम, ये हमें पता होना चाहिए। कितनी ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं, 1 महीने, 3 महीने, जो भी है, जो भी ड्यूरेशन है उस कितने ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो भी हमें बता, क्योंकि इनके बेसिस पर ही हमें उनकी फ़ीस कैलकुलेट करनी पड़ेगी बाद में जाके। उसके बाद में किस टाइप की मेंबरशिप वो ले रहे हैं, कि वेट ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, कार्डियो करेंगे, एरोबिक करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, योगा, जुम्बा, क्रॉसफिट, जो भी हमारे जिम की सर्विसेज है उनमें से कौन सी टाइप की सर्विस वो अवेल करना चाह रहे हैं वो हमें पहले पता होना चाहिए कि हर एक यूज़र का। ऐसे उनका जेंडर स्पेसिफिक जिम्स की एक्टिविटी होती हैं तो वो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर DOB लेना होता है, किस एज ग्रुप में अपना क्लाइंट आ रहा है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। एड्रेस इन केस ऑफ इमरजेंसीज, कॉन्टैक्ट फॉर कम्युनिकेशन, ईमेल एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए, मेडिकल कोई कंडीशन है या नहीं है, अगर किसी क्लाइंट को कोई भी मेडिकल कंडीशन है इनमें से जिनका, क्योंकि जिम की एक्सरसाइज हैवी हो सकती है किसी के लिए, तो वो सब चीज़ें हमें पहले से पता होना चाहिए कि कोई भी टाइप की उनके पास मेडिकल कंडीशन है तो। उसके बाद में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, क्लाइंट ने पहले जिम यूज़ किया है नहीं किया है, क्योंकि इसका भी बहुत फ़र्क पड़ेगा कि हमारे जिम में आने के बाद में उन्हें किस तरह से ट्रेन किया जाए। और आज की डेट ये है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए कि किस डेट वो क्लाइंट अपने पास रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो या तो ये आज की रख सकते हैं या फिर उसे चेंज कर सकते हैं। ओके, ये आ गई बेसिक डिटेल्स क्लाइंट की। उसके बाद में पेमेंट। ओके, अगर किसी से पेमेंट हमें लेना है तो उसकी क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो एक बार देख लेते हैं। देखो,
जब भी हमें पेमेंट किसी से लेना होगा तो उसका कांटेक्ट हमें चाहिए होगा। उसके बाद में कितना अमाउंट हम ले रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो अलग अलग मॉड्यूल जो हम बना रहे हैं। ऐड पेमेंट वाला, रिन्यू वाला अभी बनेगा कि उसका रिन्यू भी करना है और पेमेंट भी लेना है और उनसे ईमेल के थ्रू फॉलोअप्स भी लेने हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। बस तो अभी तक मैं केवल आपको वही बता रहा हूँ आज कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हम उनसे कलेक्ट करेंगे। कैसे बनाना है वो हम धीरे धीरे आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो कितना अमाउंट हम ले रहे हैं, किस डेट को हमारे पास वो अमाउंट आया है वो हम ले रहे हैं, और फाइनल फ़ीस भी हमें पता होना चाहिए कि टोटल फ़ीस उनकी डिसाइड कितनी हुई थी। अगर जिम में 1 महीने तक आ रहे हैं तो 1 महीने का कितना चार्ज हम उनसे कर रहे हैं टोटल, वो हमें पता होना चाहिए। ये है फाइनल फ़ीस। उसके बाद में टोटल पेमेंट कितना आ चुका है अपने पास वो भी हमें पता होना चाहिए। कितना अमाउंट ड्यू है उसके बेसिस पर ही हम कलेक्ट करेंगे एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीज़ें आ गई पेमेंट की इन्फॉर्मेशन में। अब आता है रिन्यू। रिन्यू अगर करना होगा किसी भी मेंबर को, जो एग्जिस्टिंग मेंबर अपने हैं उनको अगर रिन्यू करना है केवल, तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें पहले से पता होनी चाहिए। स्टार्ट डेट चाहिए होगी कि कब से वापस से स्टार्ट कर रहे हैं और कितने ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं। बस इन चीज़ों से मुझे सारा रिन्यूअल का सिस्टम उनका मिल जाएगा। तो नाम एंटर करेंगे, उसके बाद में कब से वो स्टार्ट करेंगे और कब से कितने ड्यूरेशन तक का ले रहे हैं दोबारा। तो ये आ गया रिन्यूअल का इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होगा। उसके बाद में विजिटर्स, नए जो क्लाइंट्स हैं वो अगर जिम विज़िट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। नाम, कॉन्टैक्ट, टेंटेटिव स्टार्ट डेट कि वो कब से स्टार्ट करेंगे। ये 3 चीज़ें मैंने ली हैं, और ईमेल एड्रेस, ये 4 चीज़ें मैंने ली हैं। फिर आता है अटेंडेंस। तो डेट हमें पता होना चाहिए कि आज की डेट क्या है, नाम और कॉन्टैक्ट, और उसका कि आज का स्टेटस क्या है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, हाफ डे पे है, लीव पे है या फिर ऑफ थी आज उसकी, इस टाइम पे उसकी। तो ये सारे बेसिक डिटेल हैं जो हम गैदर करते हैं अटेंडेंस के लिए। आगे उसका एनालिटिक्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगी, तो वो आती है मंथली अटेंडेंस। और ठीक है, बाकी बेसिक चीज़ें जो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। एक और चीज़ है जो आपको पहले से आनी चाहिए, वो है शीट्स। हाँ, जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, शीट को फॉर्म से किस तरह से मर्ज कर सकते हैं। तो जैसे ये सारे डिटेल मैंने पहले से फिल की है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये डिटेल ऑटो फिल होकर अपने फॉर्म में, गूगल फॉर्म में रहेंगी। तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये था रिक्विसाइट्स। अब चलो बेटे, हाँ, दो चीज़ें हमने देख ली। ये सेकंड वाला हम देख लेते हैं ये किस तरह से हमने बनाया है। तो बेसिक आपको फॉर्मेटिंग आती है, तो ड्रॉप डाउन किस तरह से बनाना होता है वो हमें पता है। उसके बाद में चेक बॉक्स इंसर्ट करना है केवल, ये चेक बॉक्स है। जैसे मैं चेक बॉक्स पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। अब इसका ये जो फंक्शनैलिटी है यस और ये, तो यहाँ पर केवल एक फार्मूला लगाया है जो यहाँ से वैल्यू पिक करेगा इन केस इफ़ इट्स ट्रू। ट्रू मतलब अगर सेलेक्टेड है। देखो इफ़, यहाँ पे इफ़ कंडीशन हमने यूज़ की है इस फार्मूले, एक जो गूगल शीट का फार्मूला है वो यूज़ किया है। तो पहले इस एक में देख लेते हैं कि इफ़ में होता क्या क्या है। इफ़ कंडीशन में हम लिखते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन कि पहले आएगा, सबसे पहले आएगा एक्सप्रेशन में लॉजिकल, जो भी कंडीशन हम लगाना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। फिर कोमा के बाद आता है वैल्यू इफ़ ट्रू, तो अगर ट्रू है वो कंडीशन उस केस में क्या होना चाहिए, और अगर फिर कोमा के बाद में आता है अगर वैल्यू फॉल्स,
मतलब फॉल्स है तो उस केस में क्या आना चाहिए। जैसे अगर ये एक प्रेजेंट केस देखेंगे तो कंडीशन क्या है, इफ़ दिस इज़ ट्रू, तो अगर D12, तो ये सेल नंबर देखो, सेल नंबर इस जो चेकबॉक्स है उसका सेल नंबर है D12, तो इफ़ D12, तो ये यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा, इफ़ D12 इक्वल टू ट्रू, ट्रू है उस केस में यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, दिस, यस, ओके, E12 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने E12 लिखा है कोमा के बाद में, फिर फॉल्स। तो ये कंडीशन आ गई अपनी इफ़ वाली। उसके बाद में मेंबर टाइप में ये है फिर कि हाँ एक एक जैसी चेकबॉक्स चेक करेंगे एक एक यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन एक एक में इफ़ कंडीशन में नहीं लगाते हैं, तो एक एक में इफ़ कंडीशन ना लगाएं, उससे अच्छा है इन सब के लिए जितने भी मेंबरशिप टाइप है उन सब के लिए कॉमन फार्मूला यूज़ करें। तो कॉमन फार्मूला मैंने किस तरह से यूज़ किया है वो आता है, वो यूज़ करते हैं एरे फार्मूला से। एरे फार्मूला में क्या है कि रेंज दे सकते हैं हम इफ़ में, उसमें जैसे पहला वाला इफ़ था उसमें केवल एक वैल्यू मैंने पास की है, जैसे D12 एक वैल्यू हो गई, फिक्स एक वैल्यू है, E12 एक वैल्यू है। वैसे ही मैं अब एरे फार्मूला अगर यूज़ करता हूँ तो उस केस में रेंजेस में पास कर सकता हूँ। तो जैसे एरे फार्मूला के बाद में इफ़ कंडीशन हमारी, इफ़ कंडीशन में यहाँ पे आएगा तो वही लॉजिकल एक्सप्रेशन ही आएगा। मुझे क्या करना है कि D14 से लेके D20, मतलब ये मैंने रेंज पकड़ ली, ये मेंबरशिप टाइम की, ये जितने भी ये रेंज है ना, तो ओके रेंज ये वाली जिस पे मुझे कंडीशन मारनी है, पहले कंडीशनल एक्सप्रेशन है तो पहले मुझे जिस रेंज पे मुझे कंडीशन मारनी है वो रेंज पकड़ ली, D14 से लेकर D20 तक, तो D20 आ गई ये वाली। तो ये पूरी एक रेंज पकड़ ली चेकबॉक्स की। उसके बाद में इफ़ दिस रेंज इज़ ट्रू, अगर ये रेंज ट्रू होती है उस केस में क्या होएगा कि C14 से लेकर E14 से लेकर E20 तक की वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले होनी है। अगर ट्रू है तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये बनाई है कंडीशनल। उसके बाद में जेंडर का ड्रॉप डाउन लिया है, मेल फीमेल DOB के लिए बस इसके फॉर्मेट किया है डेट में, फॉर्मेट नंबर डेट, कस्टम नंबर फॉर्मेट, कस्टम डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे मैंने इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिख जाएगा जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ से चेंज कर सकता हूँ मैं, ऐसे ही मंथ, ऐसे ही डे। तो मैंने क्या किया, ईयर 4 डिजिट का लिया है, फिर मंथ 2 डिजिट का, मतलब केवल नंबर्स में मैंने सब कुछ पूरी डेट कंसिडर की है। वैसे मंथ को 3 अब शॉर्ट में भी ले सकता था और फुल नेम में भी ले सकता था। उसके बाद एड्रेस, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, हमने केवल टेक्स्ट कंसिडर किया है, इनपुट है। ऐसे ही ये कंडीशनल पास किए, सेम एरे फार्मूला इसमें यूज़ किया है। यस, ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें ले ली हैं। अब आता है सबमिट फॉर्म। तो ये फार्मूला मैंने किस तरह से बनाया है, इस पर डबल क्लिक करते हैं, आपको एक बेसिक फार्मूला दिखाता हूँ इसका। बदल लेते हैं थोड़ा, देखो हाइपरलिंक वाला फार्मूला मैंने यूज़ किया है। तो इक्वल टू हाइपरलिंक पे मैंने सब क्या क्या आता है पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है URL, फिर उसके बाद में लिंक लेबल, कि इस लिंक का लेबल क्या देंगे। तो इन्वर्टेड कोमास में मुझे URL पास करनी होती है, तो ये दोनों मैंने इस तरह से की है। और फिर उसके बाद में लिंक का लेबल दिया है यहाँ पे। तो स्ट्रिंग जब भी पास करते हैं इन्वर्टेड कोमास में पास करते हैं, सिंपल।
ओके, तो इस तरह से फॉर्मूला यूज़ किया। अब इसमें ये क्या है, इतना बड़ा दिया क्या है मैंने, ये लिंक है क्या? तो लिंक में क्या है, आपको एक वीडियो में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है, जो मैंने लिंक ये डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ये जाके ये देख लेना। अब मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करते ही ये फॉर्म अपना ऑटो फिल होके आ जाएगा। यहाँ पर आप या तो वेरीफाई कर लें, या फिर नाम में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नया नाम ले लेते हैं ताकि उसी को लेके चल लेंगे आगे। अशोका। कॉन्टेक्ट ये रहने देते हैं, ठीक है। तो अशोका को हमें लेके चलना है। सबमिट करते हैं, इनका बीमारी नहीं रखते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये ऑटो चेक रहेगी। सबमिट करते हैं। ओके, जैसे ही मैंने ये सबमिट किया है, सबमिट करते ही हमने अब यहाँ पर वही बेसिक चीज़ आ जाती है, जो फॉर्म को शीट से किस तरह से लिंक करते हैं। तो शीट में एक बार आपको दिखा देता हूँ किस तरह से इसमें लिंक किया हुआ है। रेस्पॉन्सेज में जाएंगे, रेस्पॉन्सेज में व्यू इन शीट्स, या फिर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे इस पर, और सेलेक्ट डेस्टिनेशन फॉर रेस्पॉन्सेज। फिर या तो हम यहाँ पे नई शीट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सेलेक्ट एग्जिस्टिंग शीट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमें ड्राइव पे लेके जाएगा, और वहाँ से हमें शीट सेलेक्ट करनी होगी। बस जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली ओके, सेलेक्ट करके ओके करेंगे, ये अपने आप उसे ले लेंगे। ओके, मैं अभी ये नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी शीट ऑलरेडी लिंक्ड है। ओके, तो सबमिट किया। सबमिट करते ही मेरे पास मेंबर्स में मैंने इसे लिंक किया हुआ है। तो लास्ट रेस्पॉन्स आएगा मेरे पास। ओके, तो लास्ट रेस्पॉन्स है अशोका का। तो अशोका की डिटेल्स हमने सबमिट कर दी है। तो हमारा ये था क्लाइंट रजिस्ट्रेशन का पार्ट, ठीक है। तो ऐड मेंबर मतलब ये हमारा क्लाइंट रजिस्ट्रेशन आज हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें क्लाइंट की सारी डिटेल्स जो भी थी वो हमने ले ली है। क्लाइंट का ईमेल था प्लेकोडा, ठीक है। तो जैसे ही रजिस्टर होता है ना, तो वैसे ही हमारे पास क्लाइंट को एक ईमेल करते हैं हम। वो हम किस तरह से करते हैं, उसका एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो एक तो है फॉर्म के थ्रू डायरेक्ट नोटिफाई कर सकते हैं, गूगल फॉर्म के थ्रू। तो वो चीज़ हम केवल सेटिंग्स में चेंज करनी होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेंड रेस्पोंडर्स अ कॉपी ऑफ देयर रेस्पॉन्स। तो यहाँ से अगर उन्हें ईमेल भेजना है क्लाइंट को, तो उनके गूगल वाला जो ईमेल आईडी है, जिस गूगल आईडी से उन्होंने लॉगिन कर रखा है, उस आईडी पर सीधा ईमेल चला जाएगा। इन केस हम इसे ऑन ऑफ से ऑलवेज़ करेंगे या फिर व्हेन रिक्वेस्टेड करेंगे, ठीक है। तो इस केस में जैसे ही वो सबमिट करते हैं, सबमिट करते ही ईमेल चला जाता है। बट मैंने ये वाला फीचर यूज़ नहीं किया था क्योंकि मुझे और भी चीज़ें उन्हें सेंड करनी थी, और कुछ अच्छा फॉर्मेट बना के जिससे मुझे क्लाइंट जिस जिम पे वो रजिस्टर कर रहे हैं तो उसकी तरफ से मुझे ईमेल करना था, इसलिए मैंने ये वाला फीचर यूज़ नहीं किया है। उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखे हैं, तो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। स्क्रिप्ट का आप एक बार बेसिक नॉलेज ले लेना। तब तक होती क्या है
तो वो होती है एक्सटेंशन जो शीट का रहता है, वहाँ से स्क्रिप्ट में ऐप्स स्क्रिप्ट में जाते हैं, वहाँ पर सारी स्क्रिप्ट रहती है इसकी। तो वो चीज़ हम कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।